हेलो हेलो एवरीवन। एलएलपी को कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया वहाँ पे। वो देखने के बाद पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 पे आइएगा। बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब क्लियर कट बात करते हैं कहाँ थे अटके थे। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर पे हम छोड़े थे ये बोलते हुए कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं और उसका सब चीज़ हम लोग नोट्स के गो थ्रू कर लिए। अब सिचुएशन ऐसा आया, सेक्शन 9 में लिखा है, सेक्शंस को फॉलो कर लिएगा। आप रिवाइज करते रहिए, आपको सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन 9 में ऐसा लिखा है, सेक्शन 9 बोलता है कि सपोज करिए कि अचानक से जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर आप रखे थे, उस दो में से एक जन छोड़ दिया, मतलब एक वैकेंसी हो गया, खाली हो गया, वो जगह वैकेंट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। तब आपको क्या करना है? या फिर सपोज़ कर लीजिए कि कोई आइदर वैकेंसी हो गया या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर रखा नहीं गया, तो जितने भी पार्टनर बचे हैं उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर लेंगे। हम एक चीज़ मिस कर गए, वो ये था कि टाइम। मतलब क्या? सेक्शन 9 बोलता है कि एलएलपी में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी। जिस दिन वैकेंसी हुआ वहाँ से 30 दिन के अंदर आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर लीजिए। अगर आप 30 दिन के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर पाए तो जितने भी पार्टनर आपके पास है वो लोग सबको डीम्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उन लोग को डायरेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ सेक्शन 9 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, गो थ्रू करना पड़ेगा, चाहे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े या कम करना पड़े, लेकिन हम लोग को वो पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। वो है स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी खोलने का तरीका। ये कुछ लगभग कंपनीज एक्ट की तरह सेम ही है, उतना कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत चेंजेस है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसमें डिपिन लेना पड़ेगा। जैसे डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरह होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर DIR 3 में, और आपको मिल जाएगा। जो हम लोग डायरेक्टर का पढ़े थे, डायरेक्टर का जो डीन का सेक्शंस थे 152 से 156, वो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है DPN लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको LLP खोलना है, LLP खोलने के लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम करवाना पड़ेगा। आप रिजर्वेशन ऑफ नेम करवाइए, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 को सबमिट करवाइए और रजिस्ट्रार को, और अपना रिजर्वेशन ऑफ नेम करवा लीजिए जो आपको LLP का नाम रखना है। उसके बाद ये आप नाम रिजर्व करवा लिए, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन ऑफ नेम सबमिट करिएगा फॉर्म नंबर 1 में, रजिस्ट्रार को दूसरा, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करिएगा फॉर्म नंबर 2। अब क्या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या होगा रजिस्टर ऑफिस का, LLP का, हर वो पार्टनर का नाम और एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कुछ अदर डिटेल जैसा वो प्रिस्क्राइब हो। ठीक है, अब जब आप इतना कुछ जमा कर चुके हैं, जब आप इतना कुछ सबमिट कर चुके रहेंगे, इतना कुछ सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो देखेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में गो थ्रू करेगा। अगर उसको सब सही लगे तो वो 14 दिन के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ, आपको फॉर्म नंबर 3 में LLPA एग्रीमेंट को सबमिट करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP हुआ। समझ आया? जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP हुआ, वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको LLPA एग्रीमेंट, जिस तरह पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है, उसी तरह यहाँ पे LLPA एग्रीमेंट होता है, जो
अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 13 डेज। क्लियर हुआ? चलिए नोट्स से फॉलो कर लेते हैं, एक बार नोट्स आपको क्लियर कर देगा अच्छा तरह से। ये देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, ठीक है, करिए। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है, इसी को एक्सप्लेन किए गए। रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16 एक्ट प्रोवाइड करता है दैट अ पर्सन में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन LLP फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विद पेमेंट। कुछ फीस 200 रुपये दे के आपको कुछ पेमेंट देना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2 में। क्या क्या डॉक्यूमेंट है रीड कर लीजिए, ईजी है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, सेम डॉक्यूमेंट्स है, जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो अब डॉक्यूमेंट हुआ है तो रजिस्ट्रार उसको रिटेन करेगा, अपने पास रखेगा और देखेगा। जब उसको लगेगा कि आप सब चीज़ कंप्लीट कर लिए, कंप्लाइट कर लिए, तो आपको 14 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करके सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला तब LLP एग्रीमेंट आप फॉर्म नंबर 3 में फाइल कर दीजिए और LLP को विद इन 30 डेज़, ठीक है। अब आता है रजिस्टर ऑफिस। रजिस्टर ऑफिस क्या बोलता है? रजिस्टर ऑफिस के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस पॉसिबल है LLP में। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑब्वियस सब बात है पॉसिबल है। अगर आपको शिफ्ट करना है अपना रजिस्टर ऑफिस, आराम से पॉसिबल है। चेंजिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अलाउड, चेंजिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अलाउड। सेक्शन 13 में लिखा है कि चेंजिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अलाउड, ठीक है, अलाउड है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चेंज कैसे करेंगे? अगर आपको शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रजिस्टर ऑफिस, सपोज़ करिए आपको कोलकाता में है आप, ठीक है, आपको उल्टा डगा से शिफ्ट करना है लेक टाउन, तो आप चेंज कर लीजिए। जैसा प्रोसीड्योर LLP A एग्रीमेंट में लिखा है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। अगर ये आपका नहीं है या आपका LLP ये साइलेंट है या कुछ है ही नहीं, तब बाकी सब कंसेंट लेके पार्टनर का कर लीजिए। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, समझ रहे बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका है, सपोज़ करिए अगर हम ऐसे बोले वेस्ट बंगाल से आपका स्टेट ऑफ हरियाणा में है, चेंज होगा LLP, तो आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो लगेगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर तो लगेगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लगेगा, प्लस कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी लगेगा, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी लग जाएगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर भी लगेगा, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी लगेगा। इन दोनों को मिला के आप अलाउड हो जाओगे कि आप अपने LLP का रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकते हो। और इस रजिस्टर ऑफिस जो चेंजिंग आप करना चाहते हो, इसका नोटिस आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को नोटिस दे दीजिए, रजिस्ट्रार को नोटिस दे दीजिए फॉर्म नंबर 15 में विद इन 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ चेंज का जो नोटिस है वो अपने रजिस्ट्रार को दे दीजिए फॉर्म नंबर 15 में विद इन 13 डेज़। आई गेस हम आपको इस चेंजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस के मामले में क्लियर हो गए, ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें है LLP में, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो मैं अगर आपको क्लियर बात पे बोलूँ तो वो लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ LLP। उसके बाद आप लोग से वो डेजिग्नेटेड पार्टनर और LLP का बोल सकते हैं कौन कौन कॉम्पिटेंट है बनने के लिए, वैकेंसी में क्या करेंगे। ये रजिस्टर ऑफिस से एक क्वेश्चन बन सकता है जो बहुत ईजी है। अगर एक प्लेस से दूसरा प्लेस में करना है तो LLP A में जो प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करके कर लीजिए। लेकिन LLP A साइलेंट है आपका तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ले लीजिए। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी लगेगा और कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी लगेगा। क्रेडिटर्स मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो लोग सिक्योर्ड है उन लोग का लगेगा। और आपको साथ ही साथ रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 15 में विद इन 30 डेज़। ये आपका प्रोसीड्योर है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखना है, जो शायद आपको हेल्प करे दिमाग को क्लियर करने के लिए। LLP का फंक्शंस को पूरी तरह से बोलते हैं ना, आपका कंसेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए ये हेल्प करेगा। जैसे कि
मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट, हम लोग बस गो थ्रू कर लेंगे कुछ टॉपिक्स को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला, पार्टनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। यहाँ पे LLP अपने एक्ट के लिए खुद लायबल रहेगा, पार्टनर इज़ नॉट लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ, मतलब LLP का ड्यूटी करने के लिए पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। पार्टनर का जो खुद का काम है वो करेगा। दूसरा, LLP इज़ नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर इफ़ डन आउटसाइड अथॉरिटी। मतलब जो LLP पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो बाउंड नहीं रहेगा। अगर जो उसका पार्टनर है वो आउटसाइड अथॉरिटी काम करे तो उसके लिए वही पार्टनर लायबल रहेगा, LLP लायबल नहीं रहेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये वाला ध्यान दीजिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आंसरेबल फॉर ऑल एक्ट्स एंड लायबल फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ LLP एक्ट। अगर हर तरह का एक्ट के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर जवाबदेही रहेगा, उसको जवाब देना ही देना पड़ेगा। और अगर LLP एक्ट फॉलो नहीं हुआ, कॉन्ट्रवेंट हुआ, कोई भी तरह से नहीं फॉलो हुआ, तब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लायबल रहेगा। ठीक है। हर साल LLP को फाइल करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ हम सॉल्वेंट है, और अपना एनुअल अकाउंट को सबमिट करना पड़ता है ROC को विद इन 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म नंबर 8। हर महीना, मतलब हर साल का फाइनेंशियल ईयर जब आपका चालू होता है, वहाँ से जब भी फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है विद इन 6 मंथ आपको जमा करना पड़ता है ROC के पास, क्या, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, और साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब जो एनुअल अकाउंट होता है ROC के पास सबमिट करना पड़ता है फॉर्म नंबर 8 पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये आप याद रखिएगा तो आपको बहुत कुछ हेल्प होगा, ये भूल नहीं सकते आप। पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, मैं पहले भी बता दिया था कि म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे नहीं है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP। मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ LLP मतलब यहाँ पे जो LLP अपने नाम से जो कर रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, यहाँ पे जो LLP अपने नाम से कर, उसके लिए LLP ही लायबल रहेगा, उसका मेंबर यहाँ पे लायबल, उसके पार्टनर यहाँ पे लायबल नहीं रहेंगे, वो यहीं पे बोल रहे थे। अच्छा, फेमस क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो CA लेवल हो, CS लेवल हो या CMA लेवल हो। CMA के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन के चलता है, ये हो गया, ठीक है, और आपका वाइंडिंग अप का प्रोसीड्यूर हो गया, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है CMA के लिए। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP, वो पूछ सकता है LLP का लाइबिलिटी बता दीजिए। तो सिंपल सा बात है, जो हम लोग डिस्कस किए वही है। सबसे पहला, LLP इज़ नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ़, ये वाला पार्ट हम आपको लिखावट से ज़्यादा मुंह से एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपल सा बात है, एक इंसान है, चलिए ये एक इंसान है जो पार्टनर है, और ये एक इंसान है जो थर्ड पार्टी है। अगर ये इंसान इस मतलब ये पार्टनर है बेटा, ये पार्टनर है, हम बोलने क्या मांग ले, ये पार्टनर है। अगर ये पार्टनर इसके साथ कुछ ऐसा एक्ट करता है जो इसके अथॉरिटी में नहीं है, LLP इसको अलाउ नहीं करता करने के लिए, देन LLP इस इंसान के लिए लायबल नहीं रहेगा। ये समझे इसके साथ, और ये समझे इसके साथ, ठीक है। और अगर इसको अच्छी तरह से पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी इसके साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये लायबल खुद रहेगा, ये भी लायबल रहेगा, LLP उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। वो वही इस पॉइंट में लिखा गया है। दूसरा देख लीजिए, LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ ही हैज़ एक्टेड आउटसाइड द अथॉरिटी के बाहर जाके अगर काम किया हो। दूसरा, द LLP इज लायबल, दूसरा, द पर्सन नोज ही हैज़ नो अथॉरिटी, ठीक है, ये वाला याद रहेगा। और अगर ये इंसान अथॉरिटी में जाके, मतलब इसके पास अथॉरिटी था काम करने के लिए, फिर भी ये अपने कोई काम नहीं किया, ठीक से परफॉर्म नहीं किया ड्यूटी, तब उसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन ऐसा काम जिसके पास इसको अथॉरिटी नहीं दिया काम करने का, फिर भी वो उसके साथ ऐसा काम कर रहा है, तो उसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। बस ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये सब एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी में आ सकता है कि LLP अपने ऑब्लिगेशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
LLP इज़ नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले एक्ट ऑफ द पार्टनर आउटसाइड अथॉरिटी, ये सब आपको बस याद रखना है थोड़ा सा। चलिए, ये और एक फेवरेट क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है, वाइंडिंग ऑफ LLP। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कब ट्रिब्यूनल मतलब ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग ऑफ कंपनी LLP के लिए, बोलेगा कि LLP को बंद कर दो। कब? जब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर रहेगा बंद करने के लिए, तब बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर पीरियड ऑफ 6 मंथ एक्सपायर हो गया और जो LLP का रिड्यूस बिलो 2 था, 2 का 2 ही रिड्यूस हो गया, मतलब स्टैट्यूटरी मिनिमम 2 चाहिए लेकिन 2 रिकवर नहीं हो पाया और 6 मंथ गुजर गया, तो LLP को बंद करना पड़ेगा। LLP अगर अपना डेट नहीं दे पा रहे हैं तब उसको बंद करना पड़ेगा। अगर LLP अगेंस्ट इंडिया का इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी या फिर पब्लिक नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया हो, कुछ गलत काम किया हो, या फिर वो फेल हो गया हो SOA और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और SOA फाइल करने कंसेक्यूटिव 5 ईयर से। अभी हम आपको यहाँ बता के आए कि हर साल LLP को स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल अकाउंट वाला सबमिट करना पड़ता है 6 मंथ के अंदर, फॉर्म नंबर 8 में। अगर वो पिछले 5 साल से सबमिट नहीं किया तो उसको बंद करने का ऑर्डर मिल जाएगा, और इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल टू डू सो। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये करना ठीक रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ऑर्डर कर सकता है। तो इन अबव सर्कमस्टेंसेस ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP। ये फेवरेट क्वेश्चन है CMA लेवल के लिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि LLP को बंद करने के लिए पूछता है कि LLP को अगर बंद करना है तो क्या करना, मतलब LLP को बंद करने के लिए ट्रिब्यूनल क्या स्टेप्स उठाएगा, कब बंद कर देगा। तो ये 6 केसेस है जब वो बंद कर देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे से मिलोगे तब तक हम आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो ऐसे इसको लेकर। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोविजंस LLP से रिलेटेड। हम बेसिक सब डिस्कशन इसको इंक्लूड कर दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों के लिए। ऐसा कोई पार्ट छूट नहीं रहा है। फिर भी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरह से एक बार फेस टू फेस इसको क्लियर और कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर है। ये सारे प्रोविजंस को गो थ्रू करते हैं हम लोग एक बार जस्ट 15 मिनट्स में, और पूरी तरह अच्छी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या समझ लिए, हम लोग सबसे पहला पॉइंट में ये समझे कि LLP जो है वो हाइब्रिड है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपनी, एंड पार्टनरशिप एक्ट। इतना हम लोग सबसे पहले समझे। इसका कुछ फीचर्स समझे थे। सबसे पहला फीचर्स ये था कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन है। तीसरा सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें LLP एक्ट 2008 चलता है। इसमें कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ये अपना में खुद का चलेगा। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े इसको खोलने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए और साथ साथ इन दोनों में से एक जन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट पार्टनर फर्म बन गया है तो ये अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है जो रिप्रेजेंट कर सके। किसको पार्टनर बनने नहीं देंगे, जो अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो, और जो खुद अप्लाई किया हो कोर्ट को कि हमको इंसॉल्वेंट कर दो, उसको पार्टनर बनने नहीं देंगे। किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनने देंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने किसको नहीं देंगे बेटा, सिंपल सा बात है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आप किसको नहीं बनने दीजिएगा, जो कन्विक्ट हो गया है फ्रॉडुलेंट एक्ट करने LLP के लिए। दूसरा और किसको नहीं बनने दीजिएगा, सिंपल सा बात है, जो पिछले 5 साल से ये देखिए, इसको गो थ्रू कर लीजिए, शायद आपको समझ आए। ये देखिए, जो पिछले जूम कर देता हूँ आपके लिए, जो पिछले 5 साल से इंसॉल्वेंट रहा हो, जो पिछले 5 साल से क्रेडिटर के साथ कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, मॉरल टर्प्यूट्यूड के लिए 6 मंथ का जेल गया हो मिनिमम, ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन पार्टनर बन सकते हैं क्या, हाँ, ये लोग पार्टनर बन सकते हैं। ये याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि वैकेंसी कब होता है। वैकेंसी अगर हो गया तो 30 दिन के अंदर रख लीजिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को। अगर 30 दिन के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर को नहीं रख पाए तो जो जितने भी बाकी सब पार्टनर है वो सब पार्टनर बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, नोट्स डिस्कस कर लिए और LLP का प्रोविजंस को कंप्लीट किए।
तो आज जो हम एलएलपी का प्रोविजंस कंप्लीट करवाए वो सिर्फ एक ही पर्पस को दिमाग में रखते हुए कंप्लीट करवाए ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। सिलेबस को गो थ्रू करते हुए हम लोग ने ये पूरा पार्ट को अच्छी तरह से क्लियर कट एक्सप्लेन करके एक तरह से ये समझ लिया कि एलएलपी का प्रोविजंस उतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन से एकदम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा मैं, हर तरह से कवर हो चुका है। कभी कभी 1-2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी एंड डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी, तो आप आराम से ये खुद भी लिख सकते हो। इसमें मेरा कोई लिखाने का ज़रूरत नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना है जो आप ध्यान रख लीजिए, वो ये है कि जो भी पार्टनर फ्रॉड करता है, अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है तो वो पनिशेबल रहेगा। कोई भी पार्टनर अगर फ्रॉड करता है तो वो पनिशेबल रहेगा 2 साल के लिए, ठीक है। और 50,000 से लेके 5 लाख का उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख, इन दोनों के बीच में जो फॉल होगा उसको उसका उतना फ़ाइन देना पड़ सकता है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स जो एलएलपी अग्रीमेंट रहता है उसमें लिखा रहता है क्या रिलेशन होगा पार्टनर में, वो तो आपको एलएलपी अग्रीमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं रहेगा तो सीधा कुछ चीज़ तो आपको ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए क्या होगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि उसमें जो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर कोई मैटर है रिलेटिंग में जिसमें एलएलपी को डिसाइड करना है तो इसमें भी वोट होता है बेटा। अगर कोई बिजनेस मैटर उसमें डिसाइड करना है तो इसमें भी एक पार्टनर के पास एक वोट रहता है, इसमें भी एक पार्टनर के पास एक वोट रहता है। और हर मीटिंग का डिसीजन के बाद मिनट्स बनाना पड़ता है 30 दिन के अंदर। मिनट्स का मतलब कि बिजनेस में क्या डिसीजन हुआ कंपनीज एक्ट में होता है ना, उसी तरह यहाँ पे मिनट्स भी बनाना पड़ता है। तो दिस total 2 videos of LLP completes my whole lecture of LLP including every important provisions of LLP Act 2008। इससे ज़्यादा आपको LLP Act 2008 में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आपको याद रखने LLP के बारे में वो आप अच्छी तरह से जान चुके हो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर आप मेरे को नहीं बताइएगा कि सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उस अकॉर्डिंगली मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।